ओके गाइस, हेलो एंड वेलकम टू जीनियस सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है, सामने देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, ये सब्जेक्ट आज आपका स्टार्ट होने वाला है। हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीटली यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको एकदम डिटेल में। तो बेसिकली ये आपकी पहली क्लास है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, पहली क्लास में बने रहिए। सबसे पहली क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे इसका फ्रेमवर्क, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको स्टडी करनी है सब्जेक्ट की। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, वेटेज आपका क्या रहता है एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाइज, ये हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है जो आपका चलने वाला है, दैट इज आरसीसी विच इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो यहाँ पे कि जो आरसीसी है आपका वो दो मटेरियल से मिलके बना होता है, दैट इज द रेनफोर्समेंट एंड द कंक्रीट। रेनफोर्समेंट एंड द कंक्रीट, बिकॉज सीमेंट सीमेंट तो आपका कंक्रीट में ही इंक्लूड हो गया ना, सीमेंट तो कंक्रीट में ही इंक्लूड हो गया। तो रेनफोर्समेंट प्लस कंक्रीट अगर हम यहाँ पे मिक्स कर दें तो एक स्ट्रक्चर आपका या एक कंपोनेंट आपका बन के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरसीसी कंपोनेंट या आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट का यूज क्या है, कंक्रीट का यूज क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बेसिक डिटेल सारी चीजें हमें लेनी है। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, बस फिलहाल हम लोग जस्ट इतना डिस्कस कर रहे हैं कि आज आपका फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है सब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, अगर आपको इनिशियल में पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, क्या आपको चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, तो फिर आप पढ़ोगे कैसे। आपको इनिशियल में ही पहली ही क्लास में हम लोग यहाँ पे बता देते हैं इंजीनियर सक्सेस में कि कौन कौन सी टॉपिक्स आपके, कौन कौन सी यूनिट्स आपकी आने वाली है। ठीक है, किस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, सो करते हैं स्टार्ट गाइस। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं इसके आईएस कोड की, तो आईएस कोड जनरली जो हम प्रीफर करते हैं वो हम प्रीफर करते हैं यहाँ पे IS 456-2000। ठीक है, अगर आपके पास कोड अवेलेबल नहीं है तो पहली ही क्लास है, आपको कोड रेकमेंड करूंगा कि आप कोड मार्केट से ले लीजिए या ऑनलाइन पीडीएफ आप निकाल के उसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि कोड इंपॉर्टेंट है आरसीसी वाइज। अगर आरसीसी में हम लोग देखें तो कोड के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी कोड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कोड से आपके बहुत से क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कोड से बन जाते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि कोड आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कोड आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए और उसका पीडीएफ ले लीजिए, या मार्केट से हार्ड कॉपी भी मिल जाती है, आप मार्केट से भी उसको परचेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस हिसाब से आपको सुटेबल लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और इसका कोड। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। सबसे पहली चीज़ यही है कि सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले हमें यही चीज़ करनी चाहिए कि उसका सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात काम कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन, सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, डिटेल में हम लोग इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा टॉपिक्स आपके इसमें होते हैं, तो हमें बेसिकली हर एक टॉपिक पे जाके चेक करना है कि कहाँ कहाँ से आपके लिए रेलेवेंसी बनती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग सभी बनेंगे लास्ट तक, हम लोग सभी चीज़ें प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो जो चीज़ें आपकी एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट के वाइज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहला तो जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आरसीसी है, इसका पहला टॉपिक है, दैट विल बी द, आप बोल सकते हो पहला जो इसकी यूनिट है, दैट यूनिट विल बी द इंट्रोडक्शन टू आरसीसी। ये यूनिट क्या है आपकी, इट इज इंट्रोडक्शन टू आरसीसी, कि आरसीसी को हम यहाँ पे इंट्रोडक्ट करेंगे कि कैसे आपका आरसीसी बना है। ठीक है, कौन सा मटेरियल है जो आरसीसी को बनाने में यूज होता है, ये सारी चीजें आप लोग डिस्कस करोगे पहली क्लास में। ठीक है, तो मटेरियल वाइज हो गया, जैसे आप, मैंने बोला कि रेनफोर्समेंट, अब रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर प्रोवाइडिंग द रेनफोर्समेंट, दैट थिंग यू डिस्कस इन दिस चैप्टर, जो कि आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर आने वाला है। ठीक है, कंक्रीट आपका प्रिपेयर कैसे होता है वहां से स्टार्ट करेंगे हम, फिर हम लोग जाएंगे कि रेनफोर्समेंट का यूज क्या है, देन उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग बेसिक चीजें जो जस्ट आपकी, जैसे कंक्रीट के ग्रेड्स हैं, एक्सपोजर कंडीशंस हैं,
इसके अलावा आपका स्टील हो गया, स्टील के बारे में डिटेल में डिस्कशन हो गया, जैसे कि स्टील का यूज क्यों कर रहे हो, कौन कौन सी ग्रेड्स आपकी स्टील की यहाँ पे यूज होती हैं आरसीसी में, किस ग्रेड का क्या यूज है, स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगी, स्ट्रेंथ कम कहाँ मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस बेसिक इंट्रोडक्शन वाले यूनिट में कवर करते हैं। तो बेसिकली एग्जाम पर्सपेक्टिव और सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव या दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। साथ में अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की नहीं है तो भाई डेफिनेटली ध्यान रखो कि सब्जेक्ट आगे आने वाले टाइम पे आपके लिए मुश्किलें खड़े करेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे अगर, तो ध्यान रखना कि हम लोग हमेशा बेसिक चीज़ें में फोकस पहले करते हैं। हर एक चीज़ में हम बेसिक फोकस करते हैं, ताकि एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो फिर जो एडवांस चीज़ें चलेंगी उसमें आप आसानी से उन एडवांस चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, तो आरसीसी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली जो यूनिट आपकी आने वाली है दैट इज इंट्रोडक्शन। अब इसके सब टॉपिक्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिक चीजें ही डिस्कस करेंगे, तो सब टॉपिक्स में इसके लिख नहीं रहा हूं। इसमें जस्ट कुछ चीजें हैं जो कि आपको डिस्कस करनी है, जो कि मैंने मुंह से ही आपको बता दी इन दी इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, देन जैसे ही आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग अब प्रॉपर आरसीसी सीखने में आएंगे। तो जो पहला जो आपके यहाँ पे चैप्टर है उसके बाद, यानी यहाँ पे होगा चैप्टर नंबर 2, और आरसीसी का हिसाब से देखेंगे तो पहला चैप्टर दैट इज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। कौन सी मेथड है? वर्किंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दैट इज योर सेकेंड चैप्टर। इसी को आप लोग अगर देखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में यही आपको देखने को मिलेगा WSM के नाम से। WSM के नाम से ये आपको देखने को मिलेगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट एज पर आरसीसी एंड ऑल्सो एज पर द एग्जामिनेशन। ठीक है, हुआ ये कि देखिए कभी भी कोई भी आपका स्ट्रक्चर अगर आपको डिजाइन करना है तो सर्टेन मेथड्स उसको डिजाइन करने के लिए होती हैं। इन्हीं मेथड में से एक मेथड आपकी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बेसिकली ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपकी ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुरानी मेथड है जो कि डेवलप हुई थी टू एनालाइज दी स्ट्रक्चर। अगर आपको आरसीसी स्ट्रक्चर बनाना है तो अगर कोई एग्जाम में पूछे आपसे कि सबसे पहले कौन सी मेथड डेवलप हुई थी, तो हुई थी आपकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, इसके बाद फर्दर आगे मेथड्स आई। इसके बाद जैसे अल्टीमेट लोड मेथड आई, अल्टीमेट लोड मेथड के बाद उसके बाद आपका लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड आई। तो ये 3 मेथड्स आपकी आरसीसी में चलती हैं, जिनमें से हमें 2 डिस्कस करना है यहाँ पे, विच इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट डिजाइन। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि नई मेथड्स क्यों डेवलप हुई, वाई न्यू मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि न्यू मेथड्स डेवलप होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था कि पुरानी मेथड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि आपको नई मेथड के जनरेशन का कारण बनी। ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये भी बोल सकते हो कि पुरानी मेथड में इंप्रूवमेंट किया गया और नई मेथड्स को डेवलप किया गया। अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट अगर मैं आप यहाँ पे आपको बताऊं, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो आपकी मेथड है ये बहुत ही अनइकोनॉमिकल मेथड है। मतलब पैसा यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेफ तो बनता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की सेफ्टी का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है कि स्ट्रक्चर आपका फेल ही ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये मेथड आपकी बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल बन जाती है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है आपकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके, तो इसी वजह से हमने क्या करा था कि हमने दूसरी मेथड डेवलप करी जो कि थी आपकी अल्टीमेट डिजाइन मेथड। देन उस पर भी इंप्रूवमेंट किया गया, और जो अभी के टाइम पे लेटेस्ट मेथड आपकी चल रही है दैट मेथड इज कॉल्ड एज द लिमिट स्टेट डिजाइन या LSM। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LSM भी बोलते हैं, या यही आपका लिमिट स्टेट डिजाइन भी हम इस मेथड को बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस बेसिकली जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, इनको मैं पहले ही लिखा देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सब टॉपिक्स पहला तो आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक इज पहला टॉपिक यहाँ पे आप डिस्कस करोगे सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन।
पहला आप डिस्कस करोगे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। सेकंड अगर मैं बात करूं यहां पे, तो दैट विल बी द डबली रेनफोर्स सेक्शन। पहला आपका हो गया सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, दूसरा हो गया आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन। ये होते क्या है ये हम बात करेंगे बाद में, फिलहाल आप जस्ट लिख लीजिए। अगर जस्ट बेसिक बताऊं तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का मतलब है एक साइड आपने रेनफोर्समेंट दे रखी है अभी। डबली का मतलब है दोनों साइड रेनफोर्समेंट। अब दोनों साइड कहाँ, कंप्रेशन एंड टेंशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अगला आपका क्या है, टी बीम। टी बीम ये भी एक सब टॉपिक है यहाँ का, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि टी बीम का यूज किस केसेस में हम लोग यहाँ पे टी बीम का यूज कर सकते हैं, कि कौन सा केस ऐसा आएगा कि जैसे हमें हमें यहाँ पे टी बीम को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी बीम का यूज किस केस में हम लोग करने वाले हैं ये हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पे, ये हम डिस्कस करेंगे आपके इसी मेथड के अंदर, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे कौन से मेथड के अंदर, दैट इन दी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये चीजें समझनी, तो ये हो गए सब टॉपिक्स ऑफ दी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड कंप्लीटली डिपेंड अपॉन दी यूनिट नंबर 1। अगर यूनिट नंबर 1 आपकी क्लियर नहीं है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपको ये नहीं पता कि एफसीके क्या होता है, आपको अगर ये नहीं पता कि सिग्मा सीबीसी क्या होता है, आपको अगर सिग्मा एसटी के बारे में नहीं पता, ठीक है, आपको मॉड्यूलर रेशियो के बारे में नहीं पता, तो डेफिनेटली ध्यान रखना कि यूनिट नंबर 2 आप लोग बिल्कुल भी समझने वाले नहीं हो, आप लोग फंस जाओगे वहाँ पे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का यूज आपका डब्ल्यूएसएम में होता है। अगर आपको ये चीज़ें प्रॉपरली क्लियर है तो आरसीसी में डब्ल्यूएसएम आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खेल है, आप आसानी से इस खेल को खेल ले जाओगे। ठीक है, चीज़ें समझ के आराम से चले जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो दैट इज अबाउट दी वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट। फर्दर हम अगर आगे बढ़े यहाँ पे, तो अगली जो यूनिट आपकी आती है दैट इज द यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 जैसे कि आपको पता ही होगा, वो यूनिट है आपकी लिमिट स्टेट डिजाइन। कौन सी मेथड है, थर्ड मेथड आपकी है, दैट इज, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट स्टेट डिजाइन, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट डिजाइन और इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड, भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बाद जो अभी लेटेस्ट में हमारी मेथड चल रही है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज द लिमिट स्टेट मेथड। अभी जितने भी स्ट्रक्चर आपके अराउंड में डिजाइन हो रहे हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके लिमिट स्टेट मेथड से ही डिजाइन हो रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन ये होता है, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में पर्टिकुलरली सेफ्टी के साथ साथ, पर्टिकुलर सेफ्टी के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमी को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है, यानी आपका इस स्ट्रक्चर जो होना चाहिए लिमिट स्टेट के डिजाइन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, और साथ में ही आपकी इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी होनी चाहिए कि आप सफिशिएंट अमाउंट से लोड को बियर कर पाओ। क्लियर? ठीक है, तो लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड आपकी लेटेस्ट इंप्रूवमेंट है सभी के ऊपर, तो जो कि सभी चीजों का ध्यान रखती है। एक टारगेट रिलायबिलिटी यहाँ पे ली जाती है, जिसके बेस पे स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर आपको काम करना है या स्ट्रक्चर कहीं पे आपको डिजाइन करना है, और आपको पता है कि सर्टेन स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर्ड है उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 500 किलोन्यूटन के लिए स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना है, तो वहां पे उस 500 किलोन्यूटन का बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहता है। कहाँ पे? एलएसएम में। एलएसएम में प्रॉपरली देखा जाता है कि स्ट्रक्चर कितने स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन होगा। देन उसके बाद फर्दर आगे हम लोग डिजाइनिंग में प्रोसीड करते हैं और एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए ही स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। अगर मैं कंपेयर करूं इसको डब्ल्यूएसएम के साथ, तो डब्ल्यूएसएम में आपका टारगेट तो 500 किलोन्यूटन का था, लेकिन आपने डिजाइन कर दिया स्ट्रक्चर 2500 किलोन्यूटन का। ठीक है, तो उस केस में आपका होगा क्या? उस केस में सिंपल सी बात है कि एक प्रॉब्लम आपकी अगर करेगी कि मटेरियल ज़्यादा लगेगा, और अगर आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो इसका मतलब है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, आपकी जेब ज़्यादा टेढ़ी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे फैक्ट है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड या लिमिट स्टेट मेथड में इकोनॉमी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, देन देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके सब टॉपिक्स की जो कि आप डिस्कस करोगे, तो भाई डिजाइनिंग की मेथड्स हैं, तो सेम चीज़ें जो आपने इससे पहले पढ़ी थी वही चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी है
किससे? लिमिट स्टेट डिजाइन या लिमिट स्टेट मेथड से। अब आप यहाँ पे प्रॉपरली चीजों को देखोगे, एकदम प्रॉपरली चीजों को देखोगे कि क्या डिफरेंस दोनों मेथड में रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दूंगा कि जो कॉस्ट की मैंने बात करी, जो मटेरियल की मैंने बात करी, वो बात हम लोग यहाँ पे प्रूव कर देंगे, जो यहाँ पे वर्क लिमिट स्टेट मेथड जब हम इसको पढ़ेंगे तो। ओके, सो देखिए लिमिट स्टेट मेथड में भी अगेन आपको सिंगली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ना है। सिमिलर वे में यहाँ पे डबली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सी बीम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो 3 सब टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपके लिमिट स्टेट के और आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड के। तो बहुत ये काफी वाइड यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। ठीक है, ये एक बार कवर कर लिया, मान लो एग्जाम में आपने अच्छा खासा पोर्शन अपना कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो 2 यूनिट आपने ये कवर कर ली, 3 यूनिट कवर कर ली, सॉरी। देन हम फर्दर आगे बढ़े और अपनी चौथी यूनिट की ओर बढ़ेंगे। तो 4th यूनिट जो आपकी आती है दैट विल बी द डिजाइन ऑफ स्फीयर। सॉरी, उससे पहले एक और यूनिट आप पढ़ोगे। देखो बेसिकली हाँ, चौथी यूनिट आपकी डिजाइन ऑफ स्फीयर ही आती है, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं कोडल प्रोविजंस और जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है उनको थोड़ा सा सेपरेट करके चलता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स के लिए ईजी पड़े पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट डिजाइन में ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि कवर किया गया है। इसके बाद वाले पोर्शन पे आपको मिलेगा कोडल प्रोविजंस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगली यूनिट का नाम लिख रहा हूं, दैट इज द IS कोडल प्रोविजंस फॉर बीम। IS कोडल प्रोविजंस फॉर बीम। ठीक है, अब बीम के लिए IS कोडल प्रोविजंस आपको डिस्कस करना है। यानी कौन कौन से कोडल प्रोविजन आप पढ़ोगे यहाँ पे? पहला पढ़ोगे यहाँ पे आप इफेक्टिव लेंथ, देन आप यहाँ पे पढ़ोगे डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन को चेक भी करना है, डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट भी करना है। यानी स्ट्रक्चर में आपको चेक भी करना है कि डिफ्लेक्शन आपका अकर कर रहा है या नहीं कर रहा। साथ में ये भी आपको इंश्योर करना है कि डिफ्लेक्शन में आपका स्ट्रक्चर सेफ रहे। ओके, देन उसके बाद आप पढ़ोगे यहाँ पे लेटरल स्टेबिलिटी। लेटरल स्टेबिलिटी के लिए भी आपको स्ट्रक्चर को चेक करना है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग 3 टॉपिक्स बेसिकली मेन है जो कि आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो कोडल प्रोविजंस में, कोडल प्रोविजंस के जो सब टॉपिक आपके आने वाले हैं, दीज टॉपिक्स आर पहला हो गया आपका इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन। इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन सबसे पहला। सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पढ़ोगे आप चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन आपका सेकंड टॉपिक आने वाला है। ठीक है, CHECK, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। देन आप पढ़ोगे लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम। अगर मैं बात करूं कि लेटरल स्टेबिलिटी की, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे वो आपकी कॉन्टिन्यूस बीम हो, चाहे वो आपकी कैंटिलीवर बीम हो, सभी केसेस में आप लोग उस बीम की लेटरल स्टेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ती है। अदरवाइज विड्थ के अलोंग आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो लेटरल स्टेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि आपको IS कोडल प्रोविजंस के अंदर चेक करना है। यानी जैसे आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो आपको ये जो क्राइटेरिया मैंने सामने लिखा है, इन क्राइटेरियाज को भी आपको स्ट्रक्चर को चेक करना है। अदरवाइज अभी तो स्ट्रक्चर आपने प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपका स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर?
होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देन उसके बाद देखिए IS कोडल प्रोविजंस के बाद फर्दर में आगे बढ़ूँ यहाँ पे अगर, तो अगली यूनिट अब आती है आपकी जो मैंने लिखी थी इससे पहले, डिजाइन ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है यहाँ पे डिजाइन ऑफ स्फीयर, जो कि आपको यहाँ पे पढ़नी है। अगेन एन इंपॉर्टेंट यूनिट। और ये डिजाइन ऑफ स्फीयर में आप लोग जो बीम है, उस बीम में अगर शियर फेलियर कहीं पे अकर कर रहा तो उस शियर फेलियर को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये चीजें आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली बात है कि बीम में एक पोर्शन ऐसा होता होगा जहां पे कि शियर फोर्स आपका हाई होगा। तो शियर फोर्स बीम में किस पॉइंट पे हाई है, उस पॉइंट पे आप पहले शियर चेक करोगे, और शियर चेक करने के बाद आप वहां पे क्राइटेरियाज लगाओगे कि अगर शियर आपका ज्यादा है तो उसको आप प्रिवेंट करोगे कुछ ना कुछ आप लोग मटेरियल एक्स्ट्रा यूज करके। देन अगर कम है तो ठीक है, आपका स्ट्रक्चर सेफ है उस केस में। ठीक है, तो ये चीजें आपको चेक करनी है यहाँ पे डिजाइन ऑफ शियर के अंदर। तो डिजाइन ऑफ शियर में आपको ये चीजें पढ़नी है, तो जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है ये पार्ट भी। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे गए हैं। सब टॉपिक में इसका लिखूंगा नहीं, क्योंकि जस्ट डिजाइनिंग में ही ये चीजें पूरी कवर हो जाएंगी आपकी। तो आपका जस्ट डिजाइन ऑफ शियर आपका एक इंडिपेंडेंट सिंगल टॉपिक है या सिंगल यूनिट है। ओके, देन फर्दर अगर हम आगे बढ़े इसके बाद हम लोग, तो जो नेक्स्ट यूनिट आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द यूनिट नंबर 5 या 6। कौन सी यूनिट है? यूनिट नंबर 6। ओके, तो यूनिट नंबर 6 हमारी जो आने वाली है, दैट यूनिट विल बी द, सॉरी एक सेकेंड, ओके। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 6 की, तो ये यूनिट नंबर 6 आपकी रहने वाली है व्हाट, शियर। शियर तो आपने पढ़ लिया है, बॉन्ड एंकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, शियर तो आपने पढ़ लिया, वैसे कहीं पे देखने को मिलता है ना आपको शियर, बॉन्ड एंकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ, तो मैंने बॉन्ड एंकरेज लेंथ को अलग यहाँ पे मैं कवर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला आपका आता है बॉन्ड एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहां पे रहने वाला है बॉन्ड एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ। इसमें आप लोग देखो बॉन्ड की बात चल रही है, ऑब्वियस सी बात है। बॉन्ड किसकी बात करेंगे? अगर बॉन्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंक्रीट और स्टील के बॉन्ड की बात चल रही है, सिंपल सी फैक्ट है भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं बॉन्ड की, तो बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एज पर द स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कंक्रीट और स्टील आपस में प्रॉपरली बॉन्डेड ही नहीं रहेंगे तो आप खुद सोचिए कि स्ट्रेंथ आप कैसे गेन कर पाओगे, कैसे स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ मिलेगी। तो बॉन्ड को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर आपने प्रॉपर बॉन्ड मेंटेन करवा लिया, इसका मतलब स्ट्रक्चर आपका सेफ है, स्ट्रक्चर में आपकी सफिशियंट स्ट्रेंथ भी वहां पे रहेगी। क्लियर? तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि बॉन्ड आपका किस केस में ज़्यादा होगा, किस केस में आपका बॉन्ड कम होगा, कैसे आप बॉन्ड को इंक्रीज कर सकते हो, क्या प्रोविजंस हैं कि बॉन्ड आपका इंक्रीज होगा, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, देन उसके बाद देखिए अगला आता है आपका एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ। एंकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ ये होता है आपका कि एंकरिंग करना मतलब फॉर एग्जांपल कहीं पे कॉलम है और कॉलम के अंदर आपको रेनफोर्समेंट को इम्बेड करना है। ऐसी कंडीशन बनती है कि कॉलम या बीम कहीं पे है और कॉलम और बीम के अंदर आपको रेनफोर्समेंट को इम्बेड करना है। तो कितने अंदर तक रेनफोर्समेंट को इम्बेड करोगे कि अगर उस बीम में या उस कंपोनेंट में लोड भी आ जाए तो ये रेनफोर्समेंट बाहर ना निकल जाए। ठीक है, ये डिसाइड करेगा आपका एंकरेज ऑब्लिक डेवलपमेंट लेंथ। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एंकरेज लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन जॉइंट्स हमें आपको पता है कि जॉइंट्स में स्ट्रक्चर में जॉइंट्स के अंदर जब आप रेनफोर्समेंट डालते हो तो रेनफोर्समेंट को काफी अंदर तक इम्बेड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। काफी अंदर इन द सेंस कि जितनी कोडल प्रोविजंस में आपको वैल्यूज दी हुई हैं तब तक। ठीक है,
तो अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में रेनफोर्समेंट को इम्बेड ही नहीं किया, प्रॉपर डिस्टेंस से रेनफोर्समेंट को इम्बेड ही नहीं किया, तो ध्यान रखना कि जैसे ही लोड आएगा तो रेनफोर्समेंट भी बाहर, स्ट्रक्चर भी बाहर, समझ रहे हो, तो स्ट्रक्चर आपका फेल कर जाएगा उस केस में। तो ध्यान रखना कि एंकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज सेवंथ, ठीक है। सेवंथ अगर मैं बात करूं तो सेवंथ यहाँ पे पढ़ोगे आप लोग, इसके बाद फिर पढ़ोगे डिजाइन ऑफ कॉलम। क्या पढ़ोगे आप लोग उसके बाद? डिजाइन ऑफ कॉलम। कॉलम की डिजाइनिंग पढ़नी है आपको भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर बनेगा तो बिना कॉलम के पॉसिबल तो है नहीं। कॉलम की स्ट्रेंथ भी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि आपका जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा उस लोड को सफिशिएंटली वो ट्रांसफर कर सके फुटिंग में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कॉलम आप बनाओगे वो कॉलम आपका सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग कॉलम होना चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर जो सुपर स्ट्रक्चर है वो सुपर स्ट्रक्चर आपका एकदम स्टेबल कंडीशन में रहे, ठीक है। तो कॉलम की डिजाइनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉलम की डिजाइनिंग हम दोनों मेथड से पढ़ेंगे यहाँ पे, WSM और LSM, WSM और LSM, साथ में यहाँ पे सारे कोडल प्रोविजंस, ठीक है। IS कोडल प्रोविजंस जो IS 456 2000 में प्रोविजंस आपको दिए हुए हैं, उन प्रोविजंस का भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। साथ में हम लोग यहाँ पे IS कोडल प्रोविजंस का भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? IS कोडल प्रोविजंस को भी हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो डिजाइन ऑफ कॉलम आपकी हो गई यहाँ पे यूनिट नंबर 7, ओके। तो ये आपके पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगले यूनिट की तरफ, दैट इज यूनिट नंबर 8। और ये यूनिट नंबर 8 आपकी रहने वाली है व्हाट? दैट इज डिजाइन ऑफ स्लैब। डिजाइन ऑफ स्लैब, ठीक है। स्लैब आपको पता है होती क्या है, स्लैब के बारे में पता है आपको, ठीक है। कॉलम है सबसे नीचे, कॉलम के ऊपर बीम प्लेस कर रखी है, बीम के ऊपर आपने प्लेस कर रखी है स्लैब, ठीक है, ताकि जो रेनफॉल है या जो भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उससे आपका स्ट्रक्चर अंदर जो आपका अंदर है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। या कॉलम प्रोवाइड किया, कॉलम नहीं, वॉल प्रोवाइड करी और वॉल के ऊपर डायरेक्टली आपने स्लैब प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। दो अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलता है, जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। तो स्लैब आपको दो अरेंजमेंट में मिलता है, पहला कॉलम नीचे, फिर बीम, फिर स्लैब, और दूसरा आपका वॉल एंड देन उसके ऊपर स्लैब, ठीक है। इन फॉर्म्स में आपको देखने को मिलता है क्या? कोई भी स्लैब। तो अगर स्लैब आपका इन फॉर्म्स में देखने को मिलेगा तो ध्यान रखना, हम लोग डिस्कस भी करेंगे प्रॉपरली क्या इसके पीछे क्राइटेरियाज हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और यहाँ पे आपको दो टाइप की स्लैब पढ़नी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आप पढ़ोगे यहाँ पे वन वे स्लैब, सेकेंड आप पढ़ोगे यहाँ पे टू वे स्लैब, ठीक है। बेसिकली ऐसी स्लैब जो कि दो सपोर्ट में सब्जेक्टेड होती है, ठीक है। ऐसी स्लैब जो कि दो सपोर्ट में सब्जेक्टेड होती है उसको हम लोग बोलते हैं वन वे स्लैब, ठीक है। वो आपकी वन वे स्लैब होगी ही होगी। अगर कोई स्लैब आपकी दो सपोर्ट में सब्जेक्टेड है, ये दो सपोर्ट है, इसके ऊपर आपने स्लैब को सब्जेक्ट कर रखा है, तो ध्यान रखना इट इज नेसेसरी टू बी अ वन वे स्लैब। अगर मैं बात करूं टू वे स्लैब की, तो टू वे स्लैब में कोई भी आपकी स्लैब होगी वो चार सपोर्ट्स में सब्जेक्टेड होगी। ध्यान रखना ये चार सपोर्ट में आपकी स्लैब यहाँ पे सब्जेक्टेड होगी। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। देखिए सामने ये मैंने बना रखी है, तो ये स्लैब आपकी चार सपोर्ट्स में सब्जेक्टेड है, तो दिस इज नेसेसरी अ टू वे स्लैब, ठीक है। बाकी उसके अलावा हमें अगर किसी और कंडीशन में चेक करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास कोडल प्रोविजन भी है जिसके बेस पे हम चेक कर सकते हैं कि जो स्लैब आपने प्रिपेयर कर रखी है वो स्लैब आपकी वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है, ठीक है। तो अगर स्पैन की यहाँ पे देखोगे तो ये वन वे स्लैब का स्पैन आपका सिंगल साइड होता है, यानी वन डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में यहाँ पे आपका स्पैन देखने को मिल रहा होगा आपको, आप देख लीजिए, ठीक है, ये वन वे स्लैब का। और टू वे स्लैब का आप देखोगे तो दोनों डायरेक्शन में आपको यहाँ पे स्पैन देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो टू वे स्लैब इज स्पैनिंग इन बोथ द डायरेक्शन एंड वन वे स्लैब इज स्पैन्स इन ओनली वन डायरेक्शन। ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी हम डिटेल में इसकी जो पिक्चर है वो हम लोग क्लियर करेंगे आपकी स्लैब वाली यूनिट में, ठीक है। दैट इज द यूनिट नंबर 8। आगे बढ़ते हैं उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए उसके बाद नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 9। अगला है आपका यूनिट नंबर 9। और जैसे ही आपने स्लैब पढ़ा तो एक यूनिट और आती है आपकी टॉर्जन, ठीक है। ये टॉर्जन वाली यूनिट भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है। बेसिकली टॉर्जन पहले भी कई लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लास्ट में ही डिस्कस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉर्जन यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद यूनिट नंबर 9 में, ठीक है। यूनिट नंबर 9 आपकी रहने वाली है टॉर्जन। तो टॉर्जन आपके स्ट्रक्चर में कैसे आकार करता है, क्या कैसे टॉर्जन आपके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है कि हम टॉर्जन को रिड्यूस कर पाएं, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 में, जो कि एक इंडिपेंडेंट आपका टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अब यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है यहाँ से भी, टॉर्जन वाले यूनिट से भी, तो इसको हम लोग प्रॉपरली कवर करेंगे इन यूनिट नंबर 9। देन फ्रेंड्स उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्दर नेक्स्ट, तो आपका अगला आता है यहाँ पे यूनिट नंबर 10। और ये यूनिट नंबर 10 आपका डिजाइन ऑफ फुटिंग रहने वाला है। क्या रहेगा आपका? डिजाइन ऑफ फुटिंग, ठीक है। जैसे आपने कॉलम पढ़ा वैसे ही आपका फुटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि कॉलम का भी लोड फुटिंग पे आके देन सॉइल पे जाता है। तो फुटिंग की स्ट्रेंथ आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर फुटिंग की स्ट्रेंथ ठीक ठाक नहीं है तो ध्यान रखना कि जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको ट्रांसफर करने की बजाय फुटिंग फेल हो जाएगी आपकी, ठीक है। स्ट्रक्चर की फुटिंग फेल हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो फुटिंग है उसकी स्ट्रेंथ आपको इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करनी है कि वो सफिशिएंटली लोड को ट्रांसफर कर पाए सॉइल में। इस अमाउंट तक तो प्रोवाइड करनी ही है कि लोड ट्रांसफर में, क्योंकि देखो लोड बियर तो कोई भी नहीं करता। अगर मैं बात करूँ कॉलम की या बीम की या फुटिंग की, ये लोड बियरिंग मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो लोड तो बियर करते हैं। लोड बियरिंग मतलब लोड को जस्ट रजिस्ट करने के काम नहीं आते, ये लोड को ट्रांसफर करने के काम आते हैं। लोड बियरिंग मेंबर्स तो हैं, लेकिन लोड को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन ये लोग ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। लोड को रजिस्ट करने का काम कौन करता है? अगर आपने लोड लगा रखा है, ठीक है, मतलब कोई सपोर्ट आपने लगा रखा है, लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जस्ट आप लोड को जस्ट आपने क्या कर रखा है, जो ऊपर से लोड आ रहा है उस लोड को रेजिस्टेंस दे रखा है आपने, ठीक है। लोड नीचे ट्रांसफर नहीं हो रहा, कहीं भी धरती में ट्रांसफर नहीं हो रहा लोड, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोड रेजिस्टिंग मेंबर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो सारे के सारे लोड ट्रांसफरिंग मेंबर्स हैं, क्योंकि आपका बीम हो या कॉलम हो या आपका फुटिंग हो, इनका काम ही एक ही होता है कि ये लोड को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम दी सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर टू सॉइल। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ फुटिंग की, तो फुटिंग में आपको दो चीजें डिस्कस करनी है। पहला तो आपको पढ़ना है यहाँ पे कोडल प्रोविजंस, इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजंस। जैसे ही आप कोडल प्रोविजंस को डिस्कस कर लोगे, देन फर्दर आप उसके बाद डिस्कस करोगे यहाँ पे व्हाट रेक्टेंगुलर फुटिंग के बारे में, जो कि आपके मैक्सिमम सिलेबस में हर एक एग्जाम में दी हुई होती है, रेक्टेंगुलर फुटिंग की डिजाइनिंग, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें जो जो है वो बेसिक चीजें भी आप लोग डिस्कस करने ही वाले हो, जैसे कि आपका कोडल प्रोविजन के अलावा बेसिक टाइप्स ऑफ फुटिंग कितनी होती हैं, ये सारी चीजें भी आप लोग डिस्कस करोगे ही, ओके। देन फिर नेक्स्ट यूनिट देखिए उसके बाद कौन सी आएगी आपकी डिजाइन ऑफ फुटिंग के बाद, फिर देखते हैं हम लोग। ओके अगली यूनिट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डिजाइन ऑफ फुटिंग के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आप लोग डिस्कस करने वाले हो, दैट यूनिट विल बी द यूनिट नंबर 11। और फुटिंग के बाद ये आपकी रहने वाली है, इट इज द लिंटेल। कौन सी? लिंटेल। लिंटेल आप डिस्कस करोगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पहली बार नाम सुना होगा लिंटेल का, कि ये लिंटेल आखिर होता क्या है। तो भाई ये लिंटेल एक बीम ही है, ठीक है। अगर डोर ओपनिंग या विंडो ओपनिंग में अपने घर के आसपास अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप पाओगे कि जैसे ये आपकी विंडो ओपनिंग है,
इस विंडो ओपनिंग के ऊपर एक बीम लगी होती है, ठीक है। ये विंडो ओपनिंग के ऊपर आपकी बीम है, दिस इज विंडो ओपनिंग, ठीक है। ये क्या है, विंडो ओपनिंग। इस विंडो ओपनिंग के ऊपर एक बीम होती है और ये बीम आपकी कहलाती है लिंटेल। इस बीम का काम ये होता है कि जो इसके ऊपर मैशनरी है, फॉर एग्जांपल ब्रिक मैशनरी है, स्टोन मैशनरी है, एनीथिंग एल्स, फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। कुछ भी मैशनरी अगर इसके ऊपर रखी गई है आपके द्वारा, तो उस मैशनरी के लोड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वॉल है या जो भी मेंबर है आपका इस विंडो के ऊपर, वो किसी ना किसी चीज़ से फॉर्म तो होगा ही, या तो स्टोन से फॉर्म किया होगा आपने या उसको ब्रिक से फॉर्म किया होगा, ठीक है। तो इसका काम ये होता है कि जो ये लोड आपका आ रहा स्टोन या ब्रिक मैशनरी का, इसको मैं मैशनरी जस्ट लिखता हूँ, ठीक है। इस लोड को प्रॉपरली ट्रांसफर कर देना साइड में, इस लोड को प्रॉपरली ट्रांसफर कर देना साइड में। दिस इज द वर्क ऑफ द लिंटेल। होता क्या है कि अगर लिंटेल नहीं हो, सीधे डायरेक्टली विंडो के ऊपर ही अगर आपका लोड जाए डायरेक्टली, तो ध्यान रखना जो विंडो की ओपनिंग्स हैं, आपको पता है विंडो ओपनिंग में आप लोग वुड का यूज भी करते हो, तो ध्यान रखना कि वो वुड उस लोड से फेल हो जाएगा, यानी जो विंडो है वो विंडो आपकी फेल कर जाएगी इस केस में। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि उसके ऊपर जितना कम मिनिमम लोड हो सके उतना कम मिनिमम लोड ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो वुड लगा हुआ है वहाँ पे, जो फिनिशिंग लगी हुई है विंडो फिनिशिंग, वो कभी भी फेल ना करे। या सिमिलर वे में अगर डोर फिनिशिंग है तो डोर फिनिशिंग आपकी फेल ना करे। ये हमारा रीजन होता है किसके लिए, ये रीजन होता है हमारा लिंटेल को प्रोवाइड करने का, ठीक है। बाकी कितना लोड ट्रांसफर कराएंगे, कैसे ट्रांसफर कराएंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ अवर टॉपिक इन अवर सब्जेक्ट इन डिटेल, ठीक है। हम लोग सब्जेक्ट में प्रॉपरली डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगली यूनिट यहां पे आपके आने वाली है यूनिट नंबर 12, दैट इज द रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल, ठीक है। रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स या रिटेनिंग जो वॉल्स होती हैं कौन कौन से टाइप की होती हैं, बटरेस वॉल, काउंटरफोर्ट वॉल, ठीक है। ये सारी की सारी रिटेनिंग वॉल के बारे में आप लोग पढ़ोगे। बेसिकली जब ग्रेडियंट चेंज होता है, ठीक है, जैसे आपका एक ग्रेडियंट है, देखिए ये ग्रेडियंट है, अब यहाँ पे ग्रेड चेंज हो गया ये ऊपर, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी ग्रेड चेंज होगा तो ग्रेड चेंज में हम लोग जो वॉल प्रोवाइड करते हैं, यानी जब ग्रेड को चेंज करने के लिए, ये ग्रेड है, ये दूसरा ग्रेड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, एक ग्राउंड लेवल और ये भी ग्राउंड लेवल है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी, ग्राउंड लेवल। तो जो ये वाली वॉल आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस वॉल इज कॉल्ड एज द रिटेनिंग वॉल। ये कौन सी वॉल है, रिटेनिंग वॉल। मैं आपको दिखाऊंगा इसका काम क्या है। इसका काम होता है कि जो इसके पीछे सॉइल है, इसके पीछे की जो सॉइल है, इस सॉइल को रिटेन करके रखना, यानी ऐसा ना हो कि आपने वॉल प्रोवाइड नहीं करी हुई है और जो ये यहाँ पे है इरोजन देखने को मिले, यानी ये सॉइल इरोड कर जाए। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक वॉल प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वॉल या रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस रिटेनिंग वॉल या रिटेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी टाइप की होती है, इसकी डिजाइनिंग क्या होती है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले यूनिट के अंदर, जो कि आपकी यूनिट नंबर 12 है, ठीक है। फर्दर मैं आगे बढ़ूं भाई, तो यूनिट नंबर 13 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यूनिट नंबर 13 आपकी यहाँ पे आने वाली है, दैट विल बी द व्हाट, यूनिट नंबर 13 इज द स्टेयरकेस। क्या है आपकी, स्टेयरकेस, सीढ़ियों के बारे में। स्टेयरकेस के बारे में देखिए बहुत डिटेल में स्टेयरकेस के बारे में नहीं है, लेकिन जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव आपके एग्जाम में आती हैं चीजें, जो डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है, जो कोडल प्रोविजंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे प्रोविजंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन द स्टेयरकेस, ठीक है। तो यूनिट नंबर 14 में भी इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्टेयरकेस से भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओके। तो स्टेयरकेस हमें प्रिपेयर करना है प्रॉपरली। छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एकदम इफेक्टिव और स्मार्ट वे में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपको कंटेंट भी ज़्यादा न लगे और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन भी आपका बन जाए। क्लियर। नेक्स्ट मेरे भाई अगर मैं बताऊं आपको कि 14th नंबर ऑफ यूनिट क्या है, यूनिट नंबर 14 XIV। अगर यूनिट नंबर 14 की बात करें तो एक यूनिट आती है जिसका नाम है वाटर टैंक।
इसका नाम है आपका वाटर टैंक। सभी ने नाम सुना होगा, वाटर टैंक है। ये यूनिट आप लोग डिस्कस करने वाले हो यूनिट नंबर 12 में, ठीक है, 14 में, सॉरी। देखिए वाटर टैंक आपका प्रॉपरली देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे कम पूछे जाते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे, जो प्रोविजन इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम लोग वाटर टैंक के प्रॉपरली कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वाटर टैंक आपका आता है 14th यूनिट। देन उसके बाद अगली जो फाइनल यूनिट आप लोग यहाँ पे देखने वाले हो, दैट इज यूनिट नंबर 15, दैट इज प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यूनिट है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बड़ी यूनिट भी है और साथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट भी है ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूनिट, ठीक है। अपने आप में अगर आप देख पाओगे तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इस सब्जेक्ट को हमने क्या कर रखा है, एकदम कॉम्पैक्ट वे में तैयार कर रखा है, जिससे कि आपको उतनी चीज़ें मिल पाएँ जो कि एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कन्वेंशनल एग्जाम हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो। तो हमने सिलेबस को उसी हिसाब से मॉडिफाई किया है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर। अगर आपने प्रॉपरली एक बार प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसके सब टॉपिक्स हैं कुछ जो कि आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। पहला तो यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे इसेंट्रिक केबल के बारे में। पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेट इसेंट्रिक केबल। स्ट्रेट इसेंट्रिक केबल, स्ट्रेट इसेंट्रिक केबल जैसे ही हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, पढ़ लिया आपने केबल, अगर आपने पढ़ लिया ये स्ट्रेट इसेंट्रिक, तो देन आप पढ़ोगे पैराबोलिक इसेंट्रिक केबल। अगला आपका पार्ट है पैराबोलिक एसेंट्रिक केबल, यानी केबल को आपने एसेंट्रिसिटी में तो प्रोवाइड कर रखा है लेकिन पैराबोलिकली, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं यहां पे तो स्टेजेस ऑफ ट्रांसफर, दो स्टेजेस होती हैं, एक तो होती है आपकी इनिशियल स्टेज, दूसरी होती है आपकी फाइनल स्टेज। कैसे दोनों ही स्टेज में स्ट्रेस आपका ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रांसफर। और फाइनल आपका आता है यहाँ पे आपका लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। व्हाट? लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस, ये आपका फाइनल पार्ट है जो कि आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। अगर देखा जाए तो प्री स्ट्रेस के अंदर दो यूनिट होती हैं आपकी, एक तो ये 3 टॉपिक पे रहती है और दूसरी यूनिट आपकी होती है लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस। तो मैंने एक ही यूनिट में इन दोनों को बता दिया। 15th यूनिट है क्योंकि यूनिट भी बहुत ज़्यादा लिख दी है मैंने यहाँ पे। तो 15th यूनिट में यहाँ पे आपकी ये पोर्शन कवर हो जाएगा। देखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट और आरसीसी कंक्रीट में कई को डिफरेंस पता नहीं होगा, वो सोच रहे होंगे कि यार इन्होंने अभी तो पढ़ा था हमें आरसीसी, अब बोल रहे हैं प्री स्ट्रेस। भाई इन दोनों का मीनिंग क्या है आखिर? देखो अगर मैं बात करूँ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर की, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंक्रीट के मेंबर में, फॉर एग्जांपल ये कोई आपका कंक्रीट का मेंबर है, तो इस कंक्रीट के मेंबर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले से ही इनिशियल स्ट्रेसेस इंपार्ट कर देते हैं, ठीक है। इनिशियल स्ट्रेसेस अब कैसे इंपार्ट करेंगे बात की बात है, ठीक है। इनिशियल स्ट्रेसेस हम लोग यहाँ पे इंपार्ट कर देते हैं, इसमें जनरेट कर देते हैं। तो अब अगर यहाँ पे लोड आएगा, अब अगर स्ट्रक्चर में लोड आता है तो ध्यान रखना कि जो इनिशियल स्ट्रेसेस आपने इंड्यूस किए हुए हैं, ये जो वर्टिकल स्ट्रेसेस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रेसेस आपने खुद ही इंड्यूस कर लिए हैं इसमें। तो जो ये वर्टिकल स्ट्रेसेस आपने इंड्यूस करे हुए हैं, ये स्ट्रेसेस इन इनिशियल स्ट्रेसेस, सॉरी जो स्ट्रक्चर में लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करेंगे, ठीक है। कुछ हद तक लोड को ये रेजिस्ट कर देंगे। यानी किसी भी मेंबर में या आप क्या करना है, कंपोनेंट में आपको करना क्या है कि पहले इनिशियल स्ट्रेसेस इंपार्ट कर लेने। अब जब लोड आएगा उस मेंबर में या कंपोनेंट में, तो ध्यान रखना कि जो इनिशियल स्ट्रेसेस आपने इंपार्ट करें वो आपका कारण बनेंगे उस लोड को रेजिस्ट करने के, ठीक है। लोड को रेजिस्ट आपका आसानी से कर लेंगे वो। अगर कुछ हद तक बच जाता है तो जो उसमें मटेरियल आपने प्रोवाइड कर रखा है वो मटेरियल उसके बाद एक्शन में आएगा और मटेरियल उसके बाद उस लोड को रेजिस्ट करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। देखिए अगर, हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था इससे पहले एग्जांपल कि लोड रेजिस्टेंस और लोड ट्रांसफर दोनों में डिफरेंस होता है। अगर ये इनिशियल स्टेजेस की मैं बात करूं जो आपने इंपार्ट करे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से लोड ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ से लोड रेजिस्ट हो रहा, ठीक है।
ये इनिशियल स्टेजेस नीचे से ऊपर की ओर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, लोड को। लेकिन अगर मैं नॉर्मल आरसीसी मेंबर की मैं बात करूं तो वहां पे ऐसा रेजिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलता। वहां पे जैसे ही लोड आएगा तो वो लोड वो बेयर करेगा, देन उसके बाद नीचे कॉलम पे जाएगा, कॉलम के बाद देन उसके बाद वो जाएगा सीधे फुटिंग पे, देन सॉइल पे। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी अब। ठीक है, तो ये आपका है पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जो जो चीज़ें मैंने बताई। तो वास्ट सब्जेक्ट है आपका, 15 नंबर ऑफ यूनिट्स आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है टोटल। ठीक है, और सारे के सारे मैंने सब टॉपिक्स और जो आपके यूनिट्स हैं उनको प्रॉपरली यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया है, जो कि आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनमें से कौन कौन से यूनिट्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जरा हम उनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार, ताकि आने वाले टाइम पे उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम अगर ना करें, आप आसानी से सब्जेक्ट को क्या कर ले, बहुत आसानी से आप लोग सब्जेक्ट को डील कर ले जाए। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे एग्जाम वाइज तो कभी कभी आपके पास टाइम कम भी होता है। अगर आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम में तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको के स्ट्रक्चर के, सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए फिर आपको, कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी चीज़ें मेरे हिसाब से रेलेवेंट है, क्या मेरे हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। तो रेलेवेंसी नॉन रेलेवेंसी को आपको डिफ्रेंशिएट करके रखना ही पड़ेगा अगर आपने प्रॉपरली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाली यूनिट की, तो इंट्रोडक्शन वाली जो यूनिट है आपकी, दैट यूनिट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव यूनिट। ये कौन सी यूनिट है, ये आपकी है ऑब्जेक्टिव। खास सब्जेक्टिव यहां से पूछा नहीं जाता है, पूछ भी लिया तो बेसिक डेफिनेशन पूछेगा, जो कि अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो मुंह के दिमाग में ही आपकी यूं ही रहती है, दिमाग में आप खुद ही लिख दोगे उसको। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अगर मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑब्जेक्टिव टॉपिक है आपका पहला, जो कि आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अगला मैं अगर बात करूं यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका ऑब्जेक्टिव भी है प्लस कन्वेंशनल भी है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ये कन्वेंशनल टॉपिक भी है। ध्यान रखना, भर भर के यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए, साथ में यहाँ से कन्वेंशनल क्वेश्चन भी। अगर आप एग्जाम में जाओगे, जिन एग्जाम्स के कन्वेंशनल होते हैं, अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर साल इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, अगला नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लिमिट स्टेट डिजाइन और लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट डिजाइन या लिमिट स्टेट मेथड का भी सेम फंडा है यार, ये भी आपकी ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो और कन्वेंशनल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस मेथड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तक कोई भी कन्वेंशनल एग्जाम नहीं है जहां पे हर साल में एक क्वेश्चन इससे नहीं आता है, यहाँ से परमानेंट एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और साथ में अगर कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी दोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भी देखने को मिल जाता है, लिमिट स्टेट डिजाइन से। और आपको पता है किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आधा आधा मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सिलेक्शन का डिफरेंस भी बनता है बहुत से बार। ठीक है, तो ये आपका है ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल के लिए लिमिट स्टेट डिजाइन और लिमिट स्टेट मेथड। देन उसके बाद है आपका आईएएस कोडल प्रोविजंस। अगर मैं बात करूं आईएएस कोडल प्रोविजंस की, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे के सारे कोडल प्रोविजन से प्रॉपरली डिस्कस करे हुए हैं तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और कन्वेंशनल में अगर लिमिट स्टेट से क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो ध्यान रखना कि वो ये प्रोविजंस को चेक भी करवाता है। कभी कभी चेक फॉर डिफ्लेक्शन लिख देगा, ये लिख देगा चेक फॉर लेटरल स्टेबिलिटी लिख देगा, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें भी करनी है। लेकिन अगर प्योर देखें तो ऑब्जेक्टिव वाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल में जस्ट इसका बेसिक पार्ट ही पूछेगा, जस्ट ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर है तो कन्वेंशनल में आप उसको चेक कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे इशू नहीं है, तो आईएएस कोडल प्रोविजन भी आपका आसानी से आप कर लोगे डील, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें भी आपको। ठीक है, नेक्स्ट भाई अगर हम आगे बढ़े तो अगला है आपका डिजाइन ऑफ शेयर। तो डिजाइन ऑफ शेयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि डिजाइन ऑफ शेयर से पिछले एग्जाम्स में कन्वेंशनल में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं,
अगर आप बड़े एग्जाम से या किसी भी एग्जाम, जे एग्जाम से या ए एग्जाम से या कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट, ईएससी, वहां पे भी आप जाओगे तो हर जगह, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका रेलेवेंट है। कौन सा? दैट इज द डिजाइन ऑफ स्फीयर। तो डिजाइन ऑफ स्फीयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कन्वेंशनल एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही जगह आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट भाई अगर हम बात करें बॉन्ड एंकरेज एंड डेवलपमेंट लेंथ, तो इट इज प्योरली एन ऑब्जेक्टिव टॉपिक। ये आपका ऑब्जेक्टिव टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉन्ड एंकरेज से, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि इस यूनिट को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है ताकि आने वाले टाइम पे कभी भी आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम बात करें डिजाइन ऑफ कॉलम, तो कॉलम वाला भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉलम आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव, खासकर ऑब्जेक्टिव में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। आईएएस कोडल प्रोविजन आपके कॉलम के क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आप लोग फंस जाओगे। तो अगर कोडल प्रोविजन आपने प्रॉपरली पढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप इस यूनिट को भी डील कर लोगे, डिजाइन ऑफ कॉलम को। अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो डिजाइन ऑफ स्लैब। डिजाइन ऑफ स्लैब की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये आपका प्रॉपरली कन्वेंशनल टॉपिक के साथ साथ ऑब्जेक्टिव से भी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों ही टॉपिक है ये कन्वेंशनल में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लिखा हुआ है वो सारी यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी है, कुछ भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है उन केस में, ठीक है। अदरवाइज आप लोग फंस जाओगे इन योर एग्जामिनेशन। अगला अगर मैं बात करूँ टॉर्जन, तो टॉर्जन आपका कन्वेंशनल में ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से इक्के दुक्के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आ गया किस्मत ठीक है तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे माइनर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कभी कभी, ठीक है। अदरवाइज मेजर आपका इसका पार्ट रहता है कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टॉर्जन, ठीक है। फर्दर अगर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे तो उसके बाद आता है आपका फुटिंग। तो फुटिंग भाई ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। खासकर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर सब्जेक्टिव आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो फुटिंग से आपको एक दो क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रहा हूँ जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव के केस में आपको कुछ ही चीज़ें पढ़नी है वो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। लिंटेल का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो भाई लिंटेल देखोगे अगर आप तो लिंटेल तो ऑब्जेक्टिव है यार, लिंटेल टोटली ऑब्जेक्टिव टॉपिक है। अगर आप प्रॉपरली लिंटेल को पढ़ लोगे ऑब्जेक्टिव जी में तो ध्यान रखना क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एज सच ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन क्या पता एग्जाम में अगर आपका पूछ लिया तो तब भी आपको तैयार रहना है और आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करना है इस लिंटेल वाली यूनिट को। फर्दर अगर मैं बात करूं रिटेनिंग वॉल की, तो रिटेनिंग वॉल से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, माइनर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से भी, ठीक है। प्लस कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव के भी माइनर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि एक के दुक्के क्वेश्चन एग्जाम में आने की रिक्वायरमेंट रहती है, कहाँ से? इस रिटेनिंग वॉल वाली यूनिट से। फिर आता है आपका अगला स्टेयर केस। अगर मैं बात करूँ स्टेयर केस की तो मेरे भाई स्टेयर केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेयर केस। यहाँ से बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, टाइप्स ऑफ स्टेयर्स हो गए या कोडल प्रोविजंस हो गए, ये चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं किसमें? स्टेयर केस के बेस में। अगला आता है आपका भाई वाटर टैंक। अगर मैं बात करूँ वाटर टैंक की तो वाटर टैंक के तो भाई पूरा कन्वेंशनल टॉपिक है, प्योर कन्वेंशनल टॉपिक है। अगर कभी भी आपका एग्जाम्स का प्रीलिम्स निकलता है तभी आप इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो, अदरवाइज इस टॉपिक को अगर आप लोग प्रॉपरली न भी प्रिपेयर करते हो तो भी चल जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे बहुत कम आते हैं, जो कि थोड़े बहुत क्वेश्चन है किस हिसाब से पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको। बाकी कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब आपका एग्जाम निकलता है कोई, अदरवाइज उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं वाटर टैंक से, ठीक है। फाइनल हम मूव करते हैं उसके बाद यहाँ पे लास्ट यूनिट हमारी प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। और प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट तो भाई दोनों जगह इंपॉर्टेंट है यार, सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपके 20-25 नंबर का वेटेज अगर आपके सब्जेक्ट का रह रहा है कहीं पे, अगर आरसीसी का वेटेज किसी भी एग्जाम में अगर आपका 20-25 मार्क्स का है तो ध्यान रखना 7-8 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट से ही आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा? दैट विल बी द
प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, तो ये टोटल आपका ओवरव्यू था। होपफुली मैंने आपको ये ओवरव्यू डिटेल में दिया होगा, पूरा प्रॉपरली मैंने बताया कि इस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट में आपका क्या चीज़ें आपकी चलने वाली है, कौन कौन से टॉपिक्स आप चलने वाले हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर वे में डिस्कस कर ली है, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है तो इसका वेटेज भी एग्जाम में आपका बड़ा रहता है, काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में सब्जेक्ट। ठीक है ना। सो गाइज, अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपका, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली अब सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, तो आप लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जुड़िएगा हमसे। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है तो हमारे जो इंजीनियर सक्सेस का पोर्टल है, आप वहाँ पे आप लोग उसका डिटेल में कहीं पे भी आप मैसेज करके वहाँ पे ईमेल में, या जो नंबर्स आपको दे रखे होंगे उन नंबर्स की हेल्प से आप लोग वहाँ पे क्वेरी ले सकते हो। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।